ओके, देखो ध्यान से। तो लास्ट क्लास में अपन ने ये मोबियस फंक्शन देख लिया था। मोबियस फंक्शन का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, आज यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले बस एक चीज थोड़ा सा देख लें कि क्या प्राइम नंबर्स के लिए कोई स्पेशल रिजल्ट है मोबियस फंक्शन के केस में। उसको नोट में लिखवा देते हैं। बोलो। -1 आता है। -1 ही। टाइम मतलब हमेशा -1 ही आएगा अगर आप प्राइम नंबर के केस में चेक कर रहे हो तो। ठीक है, आप सारे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर है सब में आंसर -1 ही आया है। क्लियर है ये वाला चीज? बताओ एक बार, है ना? हाँ सर। ओके, इसको मैं नोट में लिख देता हूँ, बाकी फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो नोट यहाँ से हो जाएगा, इफ P is a prime number then mu of P is equal to होगा -1। mu of P is equal to होगा -1। आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले स्पेशल फंक्शन की तरफ। अगला स्पेशल फंक्शन है हम लोग का यूलर्स फंक्शन। ठीक है, 4 था उसमें से ये चौथा, यूलर्स फंक्शन। इस वाले के बाद में हम लोग क्वेश्चंस पे मूव कर पाएंगे। ठीक है, यूलर्स फंक्शन, इसको भी डिफाइन करते हैं। देखना, इट इज डिनोटेड बाय फाई ऑफ n। ये इसका सिंबल है। एंड इट इज डिफाइंड एज एक तो क्या है कि फाई नेचुरल नंबर से रियल नंबर होगा। ये वाला बात तो याद ही होगा। बताओ, है ना? हाँ सर। हाँ सर। और फाई में n डालने का इंटरप्रिटेशन होगा, ध्यान देना। इसका भी 2 इंटरप्रिटेशन है। अगर आप इनपुट को 1 डालते, इफ n इज इक्वल टू 1 लेते, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1 तो उस टाइम पे आंसर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका n 1 से बड़ा होता, इफ n इज ग्रेटर देन 1, इस टाइम पे काफी लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इस पे डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, लेस देन n which are co-prime with n ठीक है, ये वाला है डेफिनेशन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर देता हूँ, थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया। इंटीजर्स, ठीक है, लेस देन n विच आर को-प्राइम विथ, मतलब ये हुआ इसका कि अगर इनपुट आपका 1 रहता है तो आउटपुट भी 1 रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन केस अगर आपका इनपुट 1 से बड़ा हो, ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना मैं क्या कह रहा हूँ। इन केस अगर आपका इनपुट 1 से बड़ा होता है तो उस केस में योर आउटपुट विल बी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n विच आर को-प्राइम विथ n। ठीक है, मतलब n से छोटा आपको इंटीजर्स चाहिए जो n के साथ में को-प्राइम होगा, यानी कि n और उस नंबर के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स है वो सिर्फ 1 को होना पड़ेगा। को-प्राइम का मीनिंग तो आई थिंक क्लियर है सबको, बताओ एक बार। हाँ, यहाँ एक बार वापस बता दीजिए सर। जैसे सपोज करो कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं को-प्राइम क्या होता है। मान लो कि 2 के बारे में सोचो तो 2 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 और 2। 3 के बारे में सोचो, फैक्टर्स क्या क्या है, 1 और 3। 4 के बारे में सोचो, फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4। 5 के बारे में सोचो, फैक्टर्स क्या क्या है,
1 5 6 के बारे में सोच के फैक्टर्स क्या क्या है 1 2 3 6 ठीक है। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि 2 और 3 के बीच में कितना कॉमन फैक्टर तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए 1 1। तो देयरफॉर आई कैन से कि 2 एंड 3 आर कोप्राइम क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर एक ही है 1 ठीक है। 4 और 5 के बीच में कितना कॉमन फैक्टर 1 एक ही कॉमन फैक्टर और वो 1 है तो इसलिए 4 और 5 भी कोप्राइम हो ठीक है। 3 और 4 के बीच में कितना कॉमन फैक्टर same 1 हाँ 1 1 तो इसीलिए 3 और 4 भी कोप्राइम होगा। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि 2 और 4 के बीच में कितना कॉमन फैक्टर 2 तो 1 भी है और 2 भी है तो इसीलिए ये लोग कोप्राइम नहीं होगा ठीक है। कोई पूछे कि 2 और 6 के बीच में कितना कॉमन फैक्टर 2 1 भी है और 2 भी है तो ये लोग भी कोप्राइम नहीं होंगे। 3 और 6 के बीच में कितना कॉमन फैक्टर है 2 2 1 भी है और 3 भी है तो इसीलिए ये भी कोप्राइम नहीं होगा। कोप्राइम होने का मतलब हुआ कि उन दोनों नंबर के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो कॉमन फैक्टर एग्जैक्टली 1 होना चाहिए कोई और नहीं होना चाहिए। क्लियर है कोप्राइम का मतलब क्या होता है बताओ एक बार। yes sir हाँ सर। ओके तो अब बेटा ये वाला चीज वो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं ठीक है कि अगर हम इसके अंदर में n के जगह पर 1 बिठाएंगे तो आंसर भी 1 होगा इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और अगर आप n के जगह पर 1 से बड़ा कोई भी नंबर बिठाते हो तो आपका आउटकम होगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स which are less than your input and which are co-prime with respect to your input। मतलब n के साथ में कितना लोग कोप्राइम है जो n से छोटा है और पॉजिटिव है ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही लिया जाएगा। क्लियर है ये वाला 50% भी बताओ एक बार बाकी तो एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। yes यस ठीक है तो बेटा बिगिन करते हैं फिर एग्जांपल्स के साथ में 1 से लेकर 10 तक को एनालाइज करते हैं एक बार। अगर मैं 1 डालूं 5 के अंदर में तो ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा 1 बाय डेफिनेशन। आ रहा है समझ। awesome 2 अगर डालोगे तो सबसे पहले आप मन में ये सोचो कि 2 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या है बोलो 1 1 1 ही है। और 1 और 2 आपस में कोप्राइम होगा या नहीं होगा होगा तो 2 से छोटा कितना पॉजिटिव नंबर है जो 2 के साथ में कोप्राइम है बताओ 1 इसीलिए इसका आंसर 1 ठीक है। एक बार थोड़ा नेक्स्ट सोचते हैं 3 के बारे में सोचो 5 ऑफ 3 3 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर कितना एग्जिस्ट करता है 1 1 एंड 2। और अगर मैं पूछूं कि 3 के कंपैरिजन में 1 एंड 2 क्या उसके साथ में कोप्राइम के तरीके से बिहेव करेगा कि नहीं करेगा करेगा करेगा। तो 5 ऑफ 3 का वैल्यू कितना होना चाहिए उस हिसाब से 2 2 करेक्ट। फिर बेटा 5 में अगर मैं 4 डालना चाहता हूँ तो बताओ मेरे को कि 4 से छोटा क्या क्या पॉजिटिव इंटीजर है 1 1 2 3 1 2 3। अब सोचो कि क्या 1 4 के साथ कोप्राइम है हाँ सर हाँ सर 2 है नहीं। नहीं नहीं 2 हट जाना चाहिए 3 है हाँ 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 तो 5 और 4 का आंसर क्या होना चाहिए 2 फिर 5 ऑफ 5 के बारे में सोचो। पहले तो ये सोचो कि 5 से छोटा इंटीजर क्या क्या है 1 1 1 2 3 2 3 4 अब एक एक करके कोप्राइम का सोचो 1 कोप्राइम है क्या हाँ हाँ 2 भी है 3 भी है हाँ हाँ और और इसी के इसीलिए इसका आंसर ठीक है। फिर नेक्स्ट सोचो कि 5 ऑफ 6 5 में 6 डालोगे तो पहले 6 से छोटा इंटीजर क्या क्या है वो सोचो 1 1 2 5 1 2 3 4 5 4 5 बस। अब 1 आई थिंक कोप्राइम है 6 के साथ 2 नहीं है 3 नहीं 4 नहीं है 5 है शायद बोलो हाँ या ना। हाँ सर तो आंसर विल बी ओनली 2 ठीक है। 5 ऑफ 7 बताओ 1 2 3 4 5 6 मतलब इसमें सारा ही कोप्राइम के साथ हाँ पूरा 6 ही ओके। 8 का सोच के बताओ 4 आई थिंक यहाँ तक कंसीडर करेंगे
1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा। आंसर शुड बी 4। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। आगे सर। फिर बेटा पाई ऑफ 9 बताओ। 5 9 एक बार फील भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सॉरी 9 तो नहीं होगा, ये 9 तो देख ही रहे हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, सॉरी 4 आएगा, 4 आएगा, 5 भी आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा और 8 भी आएगा। कितना आ रहा है बताओ? 6 आया समझ कि नहीं आया समझ, ये बताओ। आगे सर। ओके, पाई ऑफ 10 बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करो, किसको किसको रखना है और किसको किसको हटाना है। 1 3 7 9 रह जाएगा। 5 नहीं रहेगा, 6 नहीं रहेगा, 7 और 9, 8 भी नहीं रहेगा। तो 1 2 3 4 4 आएगा। आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। आगे सर। तो ये था बेटा ऑयलर फंक्शन या यूलर फंक्शन का वर्किंग रूल। ठीक है। अच्छा, इसके केस में भी क्या प्राइम नंबर के लिए कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं हम? हाँ सर। क्या? P-1. P-1, करेक्ट। नोट, if P is a prime number, then phi of P is equal to P minus 1। ठीक है, then phi of P is equal to P minus 1। तो ये I hope 5 या 5 है? phi PHI। ओके। ठीक है, PI नहीं, वो ये वाला होता है phi। ठीक है, ये है phi। ओके, तो यहाँ तक सारा चीज क्लियर हुआ? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसके बाद बेटा अब हम लोग थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा रिजल्ट है वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, रिजल्ट इज एन important result on Euler's function। सही, इसी के अंदर लिखना है क्या? इसी के अंदर मतलब आप लिख सकते हो, इसके जस्ट नीचे लिख सकते हो, ये इसी से रिलेटेड। ठीक है, यस सर। ओके, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन यूलर्स फंक्शन। अब ध्यान से सुनना कि इफ n यानी कि आपका जो भी इनपुट है, जो नेचुरल नंबर है, दैट इज इक्वल टू सम प्राइम नंबर p1 टू द पावर k1 into some prime number p2 to the power k2 into some prime number p3 to the power k3 dot 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 some prime number pr to the power kr। ठीक है, in that case phi of n can also be calculated by the formula n into 1 minus 1 by p1 into 1 minus 1 by p2 into 1 minus 1 by p3 डॉट 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 1 माइनस 1 बाई पी आर। ये एक फॉर्मूला है फाई से रिलेटेड। अब मतलब क्या है कि जो फाई फंक्शन है, अगर आपका नंबर छोटा सा है तब तो क्या है कि ठीक है, मैनुअली आप एक एक करके सारा नंबर्स पहले जो उससे छोटा होगा वो इमेजिन कर लो, और फिर मन में कंपेयर करके देख लो कि वो उसके रिस्पेक्ट में को प्राइम है कि को प्राइम है तो काउंट करो, और को प्राइम नहीं है तो उसको छोड़ो। लेकिन सपोज करो कि n का वैल्यू अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है, लाइक 500 समथिंग हो जाता है या 700 समथिंग हो जाता है, तो एक बार सोच के देखो कि इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप उससे कंपेयर कर करके सारे नंबर्स को जज करो कि कौन उससे को प्राइम होगा कौन नहीं होगा, और उसके बेसिस पे फिर आप मैनुअली काउंट करो कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर व्हिच आर लेस देन n एंड व्हिच आर को प्राइम विद n। विल इट बी पॉसिबल, यस और नो? नो सर। नो। तो उस केस में बेटा क्या आता है कि अपन ये वाला रिजल्ट यूज करें।
कोई भी बड़ा नंबर के लिए ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। ये रिजल्ट बहुत सिंपल है, इसका प्रूफ अभी नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग जस्ट रिजल्ट को याद रखेंगे और इसको यूज भी करेंगे डायरेक्टली। तो ये रिजल्ट बोलता है कि अगर कोई भी नंबर n है आपके पास में ग्रेटर देन 1, तो उस n का ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करेगा अपने आप में। बोलो हाँ यार। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो n का प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करेगा। n का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो करो, अच्छे से करो n का प्राइम फैक्टराइजेशन। n का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे यू विल सी कि उसके अंदर में कुछ प्राइम नंबर्स आएगा p1 p2 p3 डॉट 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 pr। इनका पावर कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर, और पावर से अपने को कोई लेना देना भी नहीं, अपने को सिर्फ और सिर्फ लेना देना है पावर से, मेरे को कोई लेना देना नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला। मेरे को सिर्फ लेना देना है इस बात से कि n के प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आया। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, मेरे को सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि n के प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आया, ठीक है। और जो मेरा आंसर है दैट आंसर वुड बी phi of n is equal to n times of 1 minus 1 by पहला प्राइम नंबर इंटू 1 minus 1 by दूसरा प्राइम नंबर इंटू 1 minus 1 by तीसरा प्राइम नंबर डॉट 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 1 minus 1 by आखिरी प्राइम नंबर। पावर क्या आया है प्राइम नंबर का उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने बात को, मेरे को सिर्फ इस बात से मतलब है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आया और वो कौन कौन था, with what paper that is not our concern, पावर अपन इग्नोर कर देंगे, ठीक है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब इसको मैं थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। इसमें से किसी भी एक नंबर को चूज कर लो आप लोग। 8 ओके, तो 8 को अगर मैं n के जगह पर बिठाऊं, सोचना ध्यान से, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? आई थिंक 2 क्यूब, बोलो। हाँ सर। ओके, हाँ सर। उसका पावर मेरा कंसर्न है कि पावर मैं इग्नोर कर सकता हूँ, नहीं है। पावर तो मैं इग्नोर कर दूंगा। तो phi ऑफ 8 इज इक्वल टू एक्चुअली क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, 8 टाइम्स ऑफ 1 minus 1 by एक ही प्राइम नंबर आया है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 2। क्लियर है क्या? हाँ सर। आप देख सकते हो बेटा पावर कहीं पर भी रोल में नहीं है, पावर यूज नहीं हुआ है, ठीक है, पावर अपन इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 8 इंटू हाफ, कट के कितना आ जाएगा 4, विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। और आप देख सकते हो कि एक्चुअली भी कितना आया था, 5 ऑफ 8 इक्वल टू 4 ही आया था। आया समझ? नहीं आया समझ? आया सर। आगे सर। एक और देख लेते हैं बेटा, जैसे 5 ऑफ 10 देख लेते हैं। 10 अपने यहाँ पर आंसर हो रहा था, 10 का भी देखते हैं कि क्या होगा। 9 का दिखा दीजिए ना। 9 का भी सिमिलर ही होगा, n इक्वल टू आप 9 ले लो, तो 9 का मतलब क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। 5 ऑफ 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 माइनस 1/3। नहीं सर, 5 9 का तो 6 का मतलब 5 9 का मतलब 6। हाँ आएगा 6 आएगा बेटा, 6 अपने आप इसको सॉल्व करके आएगा। आप नहीं समझे, n को आपने 9 लिया, उसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वो आया 3 स्क्वायर। बेस में आपके पास में 3 है और आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही प्राइम नंबर आया है बस, तो आप इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या करोगे, फाई ऑफ n इक्वल टू क्या होगा आपके n इंटू 1 माइनस 1 बाई वो प्राइम नंबर जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में आया था 3 आया था, तो 9 इंटू 1 माइनस 1/3 यानी कि 9 इंटू कितना आ जाएगा 2/3, 3 से 3 कट गया, 3 to the 6। आया समझ? हाँ हाँ सर। ओके, एक मेरे को 10 भी करने का मन है, थोड़ा सा 10 भी देख लो। 10 में आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, बताओ 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। 2 into 5। तो 2 into 5 में कितना प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है हम लोग को, बताओ एक बार। 2। तो 5 ऑफ 10 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा 10 इंटू 1 माइनस 1 बाई पहला प्राइम नंबर विच इज 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई दूसरा प्राइम नंबर 5। सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू ये कितना हो जाएगा हाफ, और इंटू ये वाला कितना हो जाएगा आई थिंक 4/5। काटू 2 5 10 और ये 10, आंसर कितना है 4, और 4 ही आना भी चाहिए जैसे हाँ कि आप सर। देख 10 इक्वल टू 4, ठीक है।
तो इस तरीके से लार्ज नंबर्स का जो है वो अपन मैनुअल तरीके से नहीं करेंगे, अपन यही वाले फॉर्मूले को यूज करके उसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो क्या ये ऑयलर फंक्शन और उसका ये रिजल्ट ये पूरा क्लियर हुआ? बताओ एक बार। हाँ यार, हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अब सवालों को देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बेस्ड ऑन द थ्योरी जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, एक बार पहले कंफर्म कर दो कि अभी तक के थ्योरी में कोई डाउट वगैरह है या थ्योरी सारा क्लियर है? क्लियर। क्लियर। यहाँ से बेटा आप लोग का एग्जाम्पल स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर में इस एग्जाम्पल में थोड़ा ये टाइपिंग एरर हो गया, सिग्मा ऑफ 32। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पर। ठीक है, जैसे जिसमें ये 3 3 4 4 क्वेश्चन होगा तो अपन सारा नहीं करेंगे। अपन क्या है कि कोई 1 2 ठो यहाँ पर कर लेंगे और 1 2 ठो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। तो नंबर 1 में आप लोग चूज कर लो कि कौन कौन सा मेरे सामने करवाना है और कौन कौन सा घर पे ट्राई करोगे आप लोग। करो बेटा चूज, कौन कौन सा करना है। कोई 2 करेंगे। सर 2 और 4, हाँ ठीक है। 2 और 4 कर दो। बाकी ये दोनों फिर आप लोग थोड़ा सा घर पे ट्राई कीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से सॉल्यूशन। नंबर 2 के बारे में अगर बात करें तो पहले पूछा है मेरे को टाउ ऑफ 50। टाउ अगर आप लोग को याद हो तो इसका मीनिंग होता था नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू n, मतलब 1 और n उसमें इंक्लूडेड होता था। तो 15 का आप एक बार सोचो कि डिवाइजर क्या क्या हो सकता है 1 और 15 को इंक्लूड करके। नाम बता सकते हैं मेरे को? 1 1 3 3 1 5 3 15 5 15 1 3 5 फिर डायरेक्टली शायद 15। तो कितना हो गया ये? 4। 4। और सिग्मा 15 को अगर आप रिकॉल करो तो सिग्मा 15 का मतलब होता था, ठीक है, ये सिग्मा फंक्शन था। अगर आपको याद हो कि ये जितना भी इसका पॉजिटिव डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उन सारे का सम। तो सिग्मा 15 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 15 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 15। 15 समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ या ना? हाँ सर। प्लस ये कुल मिला के कितना आ जाएगा बेटा? 24 24। ये आया समझ के नहीं आया समझ? आगे हाँ। आगे। इसी तरीके से बेटा फोर्थ वाले को ट्राई करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो फोर्थ वाले में सोचो, गेस करो कि अगर इसका टाउ मेरे को फाइंड करना है तो क्या होगा? टाउ 63। एक बार मैन्युअली लिस्ट करने का ट्राई करो, क्या क्या होगा? 1 होगा क्या? 1 होगा, 3 होगा, 1 होगा 3 और 9 9 7 7 9 7 फिर 9 फिर और कुछ 9 63 21 21 और फिर 60 63। 63 अच्छा, तीनों कितना हुआ? 6। 1 4 5। तो टाउ ऑफ 63 का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, फिर सिग्मा ऑफ 63। ठीक है, तो 63 अगर सिग्मा डालोगे तो क्या होगा? इसमें वही है कि इन सारे को ऐड करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 21 प्लस 63 कितना आ जाएगा बताओ? 104 104। 104 104। करेक्ट। ये हो गया 2 नंबर और 4 नंबर। 1 और 3 को घर पे ट्राई करना। 1 और 3 का मैं आंसर बता देता हूँ कि क्या आना चाहिए। से टाउ 14 का वैल्यू आना चाहिए आई थिंक 4, और सिग्मा 14 का वैल्यू आना चाहिए 24, और यहाँ पर टाउ ऑफ 32 का वैल्यू आना चाहिए आई थिंक 4, ये भी 4 ही आएगा। और सिग्मा 32 का वैल्यू जो है वो आएगा शायद 63, या नहीं गलत बोल रहा हूँ। टाउ ऑफ 32 विल बी 6 एंड सिग्मा ऑफ 32 विल बी 63। ठीक है, घर पे ट्राई करना है इन दोनों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसको देखो एग्जाम्पल नंबर 2।
ये थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन आप लोग के लिए डिस्क्राइब किया हुआ है इसके अंदर में, और अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे जरूरी नहीं है कि वही 4 फंक्शन में से पूछे आपसे जो 4 स्टैंडर्ड फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ नया कुछ अलग फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे 2 नंबर में कुछ अलग फंक्शन ही डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर बोला हुआ कि सिग्मा के ऑफ एन, ठीक है, मीन्स सम ऑफ kth पावर ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n where k belongs to natural number. Then find the value of sigma 2 of 6, sigma 4 of 5 and sigma 3 of 40. ठीक है, कोई एक पहले चूज करो, एक करके देखते हैं, समझ में आ गया तो बाकी 2 होमवर्क, नहीं समझ में आया तो एक और कर लेंगे। कौन सा करें? 3. Last one. 3. तो थर्ड वाले को देखो, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा यहाँ पे सिग्मा 3 ऑफ 14 पूछे हैं, तो 14 का पॉजिटिव डिवाइजर होता कौन सा, वो सोचो। 1 1 1. 2 2 7 7 और 7 14. और सिंस सिग्मा के बेस में यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है 3, तो इन सारे के पावर को 3 रेज करना है और फिर सबको ऐड करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? आई थिंक 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब plus 7 7 क्यूब प्लस 14 क्यूब। बोलो सही है सही नहीं है? सही। बस इसको अब आप कैलकुलेट करो और जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक क्या आ जाएगा, 1 क्यूब का वैल्यू 1, 2 क्यूब का वैल्यू 8, 7 क्यूब का वैल्यू 343 और 14 क्यूब का वैल्यू 2743। सबको ऐड करोगे 3096। आ गया समझ में? ये एक और करें, बताओ एक बार। आ गया सर। आ गया, ठीक है बेटा, यदि आ गया तो ऐसे नंबर 1 रैंडमली पूछ रहा हूँ, बताओ जरा क्या हो जाएगा। सिग्मा 2 ऑफ 6 1 6 to का the मतलब power 2 and plus 1 to 3 the power 2 plus 2 to the power 2 प्लस 6 होगा। 6 to the power 2. आया समझ नहीं आया समझ? आ गया। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16. तो कुल मिला के 50 आता है। इसी हम्म। तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, सेकंड वाला घर पे खुद से करना। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार। हाँ, सेकंड वाला 5 4 ऑफ 5, सेकंड वाले का जो आंसर है वो मैं लिख देता हूँ। ये आंसर आ जाएगा 626, ये आंसर आएगा। ठीक है, करना है इसको खुद से। ये तो प्राइम, अच्छा ठीक है। हाँ मतलब 1 पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 4 वैसा कुछ रहेगा, फिर हाँ 625। 2 ही नंबर करेगा। चलो इसको देखो, एग्जाम्पल 3, इफ p of n is equal to number of primes less than equal to n, रिपीट कर रहा हूँ, p of n is equal to number of primes less than equal to n belongs to natural number, then evaluate। ये सारा का सारा भी इसमें कुछ नहीं है, इसमें बोल रहा है कि कोई भी नंबर जब आप डालोगे इसके अंदर में तो उस नंबर से छोटा और कितना प्राइम नंबर है पॉसिबल, उसका काउंटिंग बताओ, यही इसका मीनिंग। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन चूज कर लो, कोई भी एक ठो पहले और एक में करके दिखा। लास्ट हाँ। वाला है। लास्ट वाला, ठीक है। फोर्थ वाला अगर करेंगे बेटा तो p ऑफ 64 पूछा। अब आप 1 से बिगिन करके सोचो कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है, और 64 के पहले तक जितना भी प्राइम नंबर आपको ध्यान आए वो सारा प्राइम नंबर एक बार एनलिस्ट करने का ट्राई करो, मेरे को बताने की कोशिश करो। बोलो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या हो सकता है? 2 3 1 नहीं लेके 5 1 1 नहीं नहीं सर। 1 यूनिक 2 नंबर 5 7 और बोलो 11 7 13 17 19 23 23 23 29 23 के बाद 29 करेक्ट। फिर 31 फिर 37 बोलो 43 फिर 47 फिर 51 53 51 तो 17 into 3 होता है हाँ 59 और लास्टली 61।
ठीक है, करो गिनती करो कितना आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ। 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है कि 18 होना चाहिए था मेरे हिसाब से। कहीं कुछ कम लिख दिया क्या? काउंटिंग कम की है मैंने। 57 होगा क्या? 57 तो नहीं, नहीं। नीचे जाएगा। इसको गिनो, गिनने में ही गलती किया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 12 ही है। 13 14 15 16 17, तो मतलब किसी को छोड़ दिया हम लोगों ने। देखो एक बार लिस्ट। 2 ठीक है, 3 ठीक है, 5 7 ठीक है, 11 13 17 19 23 29 31 तो 41। 41 छूट रहा है। हम्म, उनके अंदर 41 छूट रहा है। 41 तो ऑल टुगेदर कितना आ गया? 18 आ गया। तो इसीलिए इसका आंसर 18 हो जाएगा। बोलो क्लियर है आंसर कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। ओके, थर्ड वाला बेटा ऐसे ही कर लेते हैं। जब फोर्थ कर ही लिया तो थर्ड तो बहुत आसान है, इसके बेसिस पे ही हो जाएगा। थर्ड वाले में बताओ मेरे को, पी ऑफ 47 क्या होगा? बोलो। सर अब 47 के पहले ऊपर से छापना ही है। 43 तक 43 तक नहीं बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्लूड करना है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। लेस देन इक्वल टू है, ठीक है? तो 47 47 तक इंक्लूड होगा 15 15। 50 आया समझ कि नहीं आया समझ, ये होता आया। ओके, इसका आंसर 15 हो जाएगा। ऑलराइट, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थर्ड के बाद में फोर्थ। फोर्थ में देखो क्या बोल रहे हैं। if g of n is equal to a number of distinct prime factors of n and n belongs to n, then find। चूज कर लो कौन सा करना है इसमें, ये भी बहुत इजी लग रहा है। सर 1 और 2 एक बार दिखा दीजिए ना, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, हम देखा नहीं। p of 15, p of 34। हाँ आंसर भी बता ही देता हूँ इसमें। p of 15 का आंसर आना चाहिए आई थिंक 6, और नंबर 2 p of 34 का आंसर आना चाहिए 11। सॉल्व करके देखना ये है। फिर नेक्स्ट ये वाला, तो इसमें तुम कौन सा करें? 1 2 3 4 3, ठीक है। तो 3 अगर करवाओगे बेटा, g of 20, ठीक है। मन ही मन पहले सोचो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, बोलो। 2 स्क्वायर इंटू 2 into 5 2 into 5 2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब इसके 2 हो प्राइम गया। कितना प्राइम नंबर दिख रहा है आपको? एक तो 2 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। 5 तो कोई अगर मेरे से पूछे कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, तो मुझे क्या जवाब? 2 इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? क्लियर है? हाँ सर। तो एक और कर लें क्या? फोर्थ कर रहे हैं। फोर्थ थोड़ा सोच के बताओ बेटा, g of 24 क्या हो जाएगा? 8 into 3 होगा शायद, और यहाँ पर भी सोच सकते हैं कि 2 क्यूब इंटू 3, तो कितना डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर? 2 तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 2। सेकंड अगर सोचें तो 2 ही होगा सर। g of 18, ये मेरे ख्याल में 3 स्क्वायर इंटू 2, मतलब 9 इंटू 2 है ना क्या? हाँ सर। इसीलिए इसका आंसर भी 2। और फर्स्ट वाले का आंसर भी शायद 2 ही होगा, 2 ही होगा। क्योंकि 2 इंटू 5 तो 2 प्राइम फैक्टर आया तो 2। हम्म, ओके, फोर्थ के बाद में आ जाओ फिफ्थ पे। अब वैल्यू इवेल्युएट phi n for n is equal to 27 and n is equal to 68। अब phi n, अब जैसे ही ये वाला दिया तो आप लोग को रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट यूलर्स फंक्शन, क्योंकि उसी का सिंबल phi था। याद है कि नहीं याद है बताओ? याद है सर। याद है। तो phi ऑफ बेटा 27 को मैनुअली करें कि फॉर्मूले से कर लें? फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑब्वियसली। तो नंबर 1 में देखो क्या हो जाएगा। phi ऑफ 27 इज इक्वल टू, ये मेरे को निकालना है, तो पहले मैं 27 का थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
बताना जरा 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 क्यूब 3 cube. कितना प्राइम नंबर आ रहा है इसमें? 1 एक तो 5 ऑफ 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 27 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 minus 1 by 3 जो भी प्राइम नंबर था, इट वाज 3, इसलिए 1 माइनस 1 बाई 3, सो दिस इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ आई थिंक 2 बाई 3, 327 कटा यहाँ पर आएगा 9 और 9 into 2 हो जाएगा 18. इज दैट क्लियर? यस और नो? yes sir Yes. फिर इसके बाद में बेटा 2 नंबर पे फाई ऑफ अपने को चाहिए 68. ठीक है, तो फाई ऑफ 68 निकालने के लिए पहले अपन ऐसा करेंगे 68 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे. तो 68 इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा? 2 square into 7. 2 स्क्वायर इंटू 17 से. 17 तो इसमें कितना प्राइम नंबर आ रहा है, एक या दो? 2 2 68 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 17. रिस्पॉन्ड करो. आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? और R sir ओके, so this is equal to 68 इंटू यहाँ आ गया हाफ और यहाँ आ गया 16 बाई 17. क्लियर है क्या? हाँ sir 78 17 से 68 को काटोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 4 आएगा और 2 से काटोगे तो आएगी 2, तो अल्टीमेटली आएगा 32. आया समझ, नहीं आया समझ? बताओ. आ गया sir आगे से. आगे इसका दोनों ही कंप्लीट हो गया. फिर एग्जांपल 5 का आगे बढ़ते हैं यहाँ से. एग्जांपल 6 फिर से वही इवेलुएट 5. इसका थोड़ा सा और बड़ा नंबर यूज हो रहा है 600 और 462. तो करते हैं इसको भी. नंबर 1 600 का चाहिए, तो 600 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना. कितना आएगा? 6 इंटू 100 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 और 100 हो जाएगा आपकी 10 स्क्वायर. 2 इंटू 3 और 10 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर. ठीक है, पूरा खोलोगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर. तो कुल मिला के ये रहेगा. देखो कितना प्राइम नंबर है इसमें अलग अलग टेस्टिंग. sir तो फाई ऑफ 600 अगर अपने को चाहिए तो क्या हो जाएगा? 600 इंटू 1 माइनस 1 बाई पहला प्राइम नंबर यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई दूसरा प्राइम नंबर यानी कि 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई तीसरा प्राइम नंबर यानी कि 5. क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार. clear है sir क्या हो जाएगा बताओ? 600 इंटू आई थिंक हाफ इंटू आई थिंक 2 बाई 3 इंटू आई थिंक 1 बाई 5. आया समझ? ओ सॉरी 4 बाई 5. 4 by 5 हाँ 4 बाई 5 इंटू ये वाला हो जाएगा 4 बाई 5. ठीक है, बताओ एक बार. हाँ या ना? हाँ sir ओके, अब सुनना ध्यान से. 2 इंटू 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10. हाँ तो sir एक इसके बदले 0 काट और 3 को 60 से उड़ाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? आई थिंक 20 आ जाएगा. 20 So this will be equal to 20 into 8 which is 160. आया समझ नहीं आया समझ? आ गया हाँ sir सर. ओके, 160 ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट अपने को चाहिए पाई ऑफ 462. चलो जल्दी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ 462 का. पाई ऑफ 462 चाहिए. आया किसी का? 2 into 7 into 11. 2 इंटू 7 इंटू 11. 3 भी होगा बेटा शायद एक बीच में. 2 इंटू हाँ सर. 7 इंटू 11. ओके, कितना प्राइम नंबर आ रहा है इसमें ऑल टुगेदर? 4 4. तो आओ करते हैं इसको. क्या हो जाएगा इसमें? 462 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 7 और एक रहेगा इंटू 1 माइनस 1 बाई 11.
1 minus 1/11। ठीक है क्या यहाँ तक? बताओ एक बार, है ना? हाँ सर। ओके, 462 इंटू आई थिंक पहले वाले से आ जाएगा हाफ, दूसरे वाले से 2/3, तीसरे वाले से आई थिंक 6/7 और चौथे वाले से 10/11। ठीक है, बोलो आया ना? हाँ सर। 2 से 2 गया, 3 से ये 6 चला जाएगा, 2 आ जाएगा, और 11 से आई थिंक 462 चला जाएगा, 4 और 2 42, और 7 से ये 42 चला जाएगा, 6। तो 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 10 आई थिंक 120 बचेगा। देखो तो आया समझ के नहीं हाँ। आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। इसके बाद बेटा ये म्यू, म्यू रिकॉल करो कौन था? सिग्मा, डिवाइजर या मोबियस? Mobius. Yes. मोबियस। मोबियस का वर्किंग रूल याद है कि इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, फिर उसके बाद में प्राइम फैक्टर के पावर्स को नोटिस करना है। अगर सबका पावर एग्जैक्टली 1 तो कैटेगरी 2, अगर किसी का भी पावर 1 से ज्यादा, किसी भी प्राइम नंबर का पावर 1 से ज्यादा तो कैटेगरी 3, और अगर 0 1 है, हाँ मतलब 0 आंसर है उसका, और Hello. अगर एग्जैक्टली 1 है तो आंसर 1 हो। ठीक है, आप देख लेते हैं, अभी करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। बोलो किसको करें, ये तीनों को ही कर लेते हैं धीरे धीरे, सब चीज थोड़ा सा। 2 नंबर। आओ आप लोग साथ दो तो जल्दी हो जाएगा। म्यू ऑफ 130, अब करने के पहले 130 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ मेरे को जल्दी से। 14 into 2 into 5। 2 into 5 2 into 30. अच्छा, सारे का पावर एग्जैक्टली 1 है प्राइम फैक्टर्स का, ये किसी का हाँ पावर 1 सर, है 1 है। तो कैटेगरी 1 होना चाहिए, कैटेगरी 2 होना चाहिए, कैटेगरी 3 होना चाहिए। कैटेगरी 2। Category. कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 के अंदर के हिसाब से यदि मैं सोचूं तो काउंट करो कि यहाँ कितना प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर -1 -1 के पावर में 3 विच इज इक्वल टू -1। आई होप कि सबको याद होगा, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर याद। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट बेटा म्यू ऑफ 187, 2 नंबर, तो 187 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ पहले। 11 into 11 इंटू 17 शायद। 17, करेक्ट। तो 187 इज इक्वल टू 11 इंटू 17। तो पहले ये जज करो कि जो भी प्राइम नंबर्स आया है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, पावर 1 है कि पावर 1 से ज्यादा? 1. पावर 1। पावर अगर 1 है बेटा तो सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी का second। सेकंड सर। ये क्या हो जाएगा? -1 के पावर में 2 1 जाएगा 1। थर्ड वाला 270, तो 270 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। 3 cube into 2 into 5। 3 cube into 2 into 5. 2 into 5। ओके, सही बता रहे हो वैसे। तो जैसा आप लोग बता रहे हो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, तो कोई ऐसा भी नंबर है जिसका इसमें गलत कर दिया? 3 cube। हाँ 3 क्यूब, 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था, कोई ऐसा भी प्राइम फैक्टर है जिसका पावर 1 से ज्यादा हो गया? हाँ सर। कौन सा? 3 3. तो ये कौन से कैटेगरी में चला जाएगा उसकी वजह से? उस कैटेगरी का आंसर क्या होता था? 0 0। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है हो गया सर। Clear. अब इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना होगा, ठीक है? ज्यादा नहीं, एकदम सिंपल सा थोड़ा सा थ्योरी। वो थ्योरी मैंने पहले ही पढ़ा देना चाहिए था मेरे को, पहले थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता इसीलिए पहले मैंने नहीं लिखवाया उसको, अभी मैं लिखवाता हूँ, ठीक है? जैसा कि रिकॉल करो आप लोग एक बार, अगर मैट्रिक्स के हिसाब से सोचे, मैट्रिक्स, हाँ, तो अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का सम आप देखोगे तो आप देखोगे कि चाहे ए में बी को प्लस करो या बी में ए को प्लस करो, हर टाइम इनका आंसर सेम आता है कि अलग अलग आता है? सेम Same. सेम है सर। सेम आता है। तो इसीलिए हम क्या कहते थे कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव था कि कम्यूटेटिव नहीं था? कम्यूटेटिव था। हाँ। कम्यूटेटिव था। लेकिन क्या इतनी ही श्योरिटी से हम मल्टीप्लिकेशन पे भी कमेंट कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी हमें? नहीं सर। नहीं सर। नहीं sir.
तो इसीलिए क्या ये कम्यूटेटिव होता था कि कम्यूटेटिव नहीं होता था? नहीं होता था। तो कहने का मतलब ये है कि ए को बी से ऑपरेट करो और बी को ए से ऑपरेट करो, दोनों का रिजल्ट अगर सेम आएगा तो इन जनरल यू विल से कि इट इज कम्यूटेटिव। और जब ए को बी से ऑपरेट करने पे और बी को ए से ऑपरेट करने पे सेम रिजल्ट का श्योरिटी ना रहे तो उस टाइम पे हम बोलते थे कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो इसी प्रकार से देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज। ठीक है, जिन क्राइटेरियाज को अगर हमारा कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन फुलफिल करेगा तो हम उसको एडिटिव फंक्शन बोलेंगे, और अगर कोई फुलफिल नहीं करेगा तो हम उसको नॉन एडिटिव फंक्शन बोलेंगे। और सिमिलरली एक क्राइटेरिया ऐसा है जिसको अगर मेरा अरिथमेटिक फंक्शन फुलफिल कर दे तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन बोलेंगे, और अगर वो उसको फुलफिल ना करे तो हम उसको बोलेंगे इट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ठीक है, तो व्हाट आर दोज क्राइटेरियाज वो मैं अभी एक एक करके लिख के आप लोगों को बताता हूँ, और फिर अपन एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन मल्टीप्लिकेटिव है कौन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट एडिटिव फंक्शन। एडिटिव फंक्शन ये जस्ट एक क्राइटेरिया है जिसको कोई भी फंक्शन अगर फुलफिल करेगा तो उस फंक्शन को हम एडिटिव फंक्शन बोल देंगे, और अगर कोई इसको फुलफिल नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे इट इज नॉट अ एडिटिव फंक्शन। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना और देखना। एडिटिव फंक्शन के लिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं एनी अरिथमेटिक फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन f from n to r is said to be an additive function if for all co-prime positive integers a and b, it satisfies f of ab, यानी कि f of a into b is equal to f of a plus f of b। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास में कोई भी एक फंक्शन है जो अपने आप में एक अरिथमेटिक फंक्शन है, ठीक है, और वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि आप कोई भी दो कोप्राइम नंबर चुनो। कोप्राइम मैंने आज ही बताया आप लोग को, ऐसा नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 हो तो ऐसे नंबर्स को कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इफ यू टेक एनी टू कोप्राइम नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, और एक बार आप इस फंक्शन के अंदर उसके प्रोडक्ट को डालो और एक बार आप उन नंबर्स को इंडिविजुअली डालो, तो उसके प्रोडक्ट का जो आउटकम है और इंडिविजुअली डालने के बाद में उनके आउटकम का जो सम है, अगर ये दोनों इक्वल होता है देन यू कैन से कि f इज एडिटिव फंक्शन। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? एग्जांपल देंगे? एग्जाम्पल बेटा थोड़ा सा रुक के देंगे ऑब्वियसली देंगे, लेकिन थोड़ा रुक के देंगे। ठीक है, ओके। इसमें एक और भी इसका डेफिनेशन है, एक तो ये वाला हो गया एडिटिव के लिए, और यहीं पर आप यूं देखो, मैं एक डेफिनेशन और लिखूंगा कि अगर ये अपन कोप्राइम वाला क्राइटेरिया हटा दें, ठीक है, सिंपली ऐसा रखें कि इफ फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इट सेटिस्फाइज दिस क्राइटेरिया। जैसे पिछला वाला था कि भाई क्या होना चाहिए, ए और बी को कोप्राइम होना चाहिए और तब उसको ये सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन अगर ए और बी रैंडमली कोई भी दो इंटीजर हो और हर पेयर ऑफ इंटीजर के लिए वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो उस टाइम पे हम इस फंक्शन को एडिटिव नहीं बोलते हैं, एक और नया नाम देते हैं इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली एडिटिव। अगर सिर्फ को प्राइम के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा तो हम बोलेंगे एडिटिव, और अगर सारे के लिए सेटिस्फाई होगा तो हम बोलेंगे कंप्लीटली एडिटिव, और अगर किसी के लिए भी नहीं होगा तो हम बोलेंगे नॉन एडिटिव। क्या ये कंडीशन समझ में आया? बोलो एक बार हाँ या ना।
हाँ सर। ओके, अब जहां तक एग्जाम्पल का बात है, आओ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सर ये देखो। सर एक बार वो ऊपर स्क्रीन दिखाइए ना, नोट कर रहा था। ओके, बहुत ही सिंपल है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ देखो, मैं इनफैक्ट मार्क भी कर देता हूँ कुछ कुछ इसको। कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन हो, ठीक है, ऑब्वियसली अरिथमेटिक फंक्शन है तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर भी डिफाइंड होगा। उसको आप एडिटिव फंक्शन कह सकते हो कब? जब किसी भी कोप्राइम इंटीजर्स a, b के लिए इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन कि f के अंदर में आप एक बार a और b का प्रोडक्ट को डालो तो जो आउटकम आएगा, और इंडिविजुअली a और b को डालने के बाद जो आउटकम आएगा उनका सम। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर सेम होता है तो वी विल से कि दिस इज अ एडिटिव फंक्शन, और अगर सेम नहीं होता है तो वी विल से इट इज नॉट एन एडिटिव फंक्शन। बोलो, आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ सर। आगे। हाँ सर। ओके, और अगर ये कोप्राइम वाला क्राइटेरिया हटा दिया जाए, कि मतलब अगर ए और बी का कोप्राइम होना नेसेसरी नहीं हो, ए और बी कोई भी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, तो उस केस में अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम बोलेंगे कि इट इज कंप्लीटली एडिटिव फंक्शन। बोलो, आया समझ? नहीं आया समझ? आगे। ओके, ठीक है, अब देखते हैं इसको। अभी इसमें थ्योरेटिकल प्रूफ तो नहीं होता है, वेरीफाई बाय गिविंग एग्जांपल्स ही होता है। तो वेरीफाई बाय गिविंग एग्जांपल्स whether the function defined on positive integers given by fn equal to number of distinct prime factors of n where n belongs to natural number is an additive function or not। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली एडिटिव का बात नहीं कर रहा, तो जो ए और बी हम चूज करेंगे वो कोप्राइम होना चाहिए या जनरल कुछ भी हो सकता है? कोप्राइम होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, आप कोई भी रैंडमली दो नंबर मेरे को बताओ जो दोनों कोप्राइम हो एक दूसरे के साथ। बोलो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर ले सकते हो, 2 and 3। ओके, तो 2 and 3 ले लेते हैं। अब आप एक बार तो निकालो एफ ऑफ ए बी, यानी कि एक बार आप निकालो एफ ऑफ 2 into 3, दैट इज एक बार आप निकालो एफ ऑफ 6। बोलो तो एफ ऑफ 6 का आंसर कितना होगा किसके डेफिनेशन के हिसाब से? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। तो 6 का डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा? तो 3। देख लो 6 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 3 है, 6 खुद है। तो प्राइम कौन कौन है इसमें? 2 2 2 and 3। 2 and 3। इसलिए इसका आंसर तो 2 है। आया समझ? नहीं आया समझ? सर आपने कॉन्जिक्यूटिव लेने के लिए क्वेश्चन के लिए बोला था ऐसे? नहीं, मतलब कोप्राइम जो है ना, कोप्राइम मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर जब भी आप लोगे तो दे आर ऑलवेज कोप्राइम, क्योंकि Okay. हमको इसको एडिटिव फंक्शन प्रूव करना है ना। एक बार आप डेफिनेशन देख लो यहाँ पे, एडिटिव फंक्शन के लिए क्या था। कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन को आप एडिटिव फंक्शन बोल सकते हो इफ फॉर एनी टू कोप्राइम इंटीजर्स a and b इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो अब इसको मेरे को क्या प्रूव करना है? एडिटिव ही तो प्रूव करना है। तो फॉर प्रूविंग एडिटिव फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट टू कोप्राइम नंबर्स। फॉर दैट वी कैन टेक एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव नहीं होने से भी कोप्राइम आप ले सकते हो, लेकिन इन जनरल आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लोगे तो दे आर ऑलवेज कोप्राइम। ठीक है, तो मैं कह रहा था। तो ठीक है, एफ ऑफ ए इंटू बी अपन ने फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना चाहिए मेरे को? एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। अच्छा, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अभी 2 का अगर फैक्टर्स में देखूं तो क्या क्या है? 1 और 2। 1,2। प्राइम कितना है? एक ही है। और 3 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? 3 into 1। प्राइम कितना है? इसमें भी एक ही है। तो 1 + 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। नहीं आ रहा समझ? अब बेटा एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ ए प्लस बी आपके चॉइस ऑफ ए और बी के हिसाब से इक्वल आया क्या नहीं इक्वल आया? आगे इक्वल है सर। तो सिंस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी where a and b were chosen as co-prime numbers, so therefore you can say f n is a what? Additive
फंक्शन। नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, अगर नॉन कोप्राइम वैल्यूज ऑफ ए और बी लेने के बाद में भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नॉन कोप्राइम ए और बी का वैल्यू लेने के बावजूद भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि एफ इज एडिटिव या कंप्लीटली Completely additive. कंप्लीटली एडिटिव। और ये जो एडिटिव फंक्शन होना, ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज अ काइंड ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइक कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता था ना, वैसे ही ये है कि अगर कोई भी गिवन फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल करता है फॉर ए कमा बी को प्राइम नंबर्स, तो उसको आप एडिटिव फंक्शन बोल सकते हो। कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है फॉर ए एंड बी एनी पेयर ऑफ इंटीजर्स, तो उसको आप कंप्लीटली एडिटिव फंक्शन बोल सकते हो। और जो भी कोई फंक्शन, जो भी कोई अरिथमेटिक फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा को प्राइम के लिए या नॉन को प्राइम के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एडिटिव फंक्शन। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर। आ गया सर। ओके, तो जैसा बेटा ये एडिटिव का देखा ना, एग्जैक्टली इसी प्रकार का मल्टीप्लिकेटिव भी होता है, ठीक है। अब मैं इस पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ एक बार। मल्टीप्लिकेटिव के लिए थोड़ा सा अपन वर्ड्स को चेंज कर देंगे। मतलब मल्टीप्लिकेटिव के लिए कंडीशन चेंज हो जाता है, बाकी मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग एकदम सेम ही, ठीक है। आप ध्यान देना, मैं अलग रंग से मल्टीप्लिकेटिव के लिए चेंजेस यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार हम पढ़ना चाह रहे हैं कि व्हाट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। अच्छा, एनी अरिथमेटिक फंक्शन, यहाँ पर भी वर्ड क्या होना चाहिए एडिटिव की जगह पे? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव। If for all coprime positive integers a and b, यहाँ पर it satisfies f of a इस बार हो जाएगा into f of b, into, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी any arithmetic function will be called completely additive की जगह क्या लगाएंगे फिर से? मल्टीप्लिकेटिव। एक सेकंड रुकना, multiplicative function if for all positive integers a and b it satisfies f of a into b is equal to, इस बार भी right hand side will not be plus, it will be into। बोलो क्या मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन किसको कहेंगे और कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव किसको कहेंगे? ये समझ में आया आप लोग इन चेंजेस के बारे में? मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम टू सेम है पिछले बार के तरह ही, ठीक है। कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन ऑब्वियसली एन से आर पे डिफाइंड होगा, उसको आप मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन तब बोलोगे, ठीक है, जब फॉर एनी कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इट सेटिस्फाइज एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। और अगर ऐसा हुआ कि कोई भी एक अरिथमेटिक फंक्शन है, ठीक है, एन से आर पे डिफाइंड, जिसके अंदर में किसी भी पेयर ऑफ इंटीजर्स को डालने पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, उसको आप बोलोगे कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव। अगर रैंडमली किसी भी इंटीजर के लिए हो रहा है, किसी भी इंटीजर वैल्यू ऑफ ए एंड बी के लिए हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव। लेकिन अगर को प्राइम वैल्यूज ऑफ ए एंड बी के लिए ही ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो उस टाइम पे हम इसको बोलेंगे सिंपली मल्टीप्लिकेटिव, नॉट कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव। क्या ये पूरा डेफिनेशन क्लियर हुआ? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो एक सेकंड वेट करो, मैं कोशिश करता हूँ इसका भी एक एग्जांपल अपन ले लें। ठीक है, देखो अब मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के लिए ये एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 9। शो बाय गिविंग एग्जांपल्स दैट सिग्मा फंक्शन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। सिग्मा फंक्शन आप लोगों को याद होगा कि सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम था सिग्मा फंक्शन। ध्यान है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ। ओके, तो अब इसके अंदर में भी इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रूव करने के लिए बोला है, कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव नहीं बोला। तो ए और बी का जो वैल्यू लोगे वो कोप्राइम लोगे कि कुछ भी लेने से चलेगा? कोप्राइम। ठीक है, तो अपने हिसाब से कुछ भी दो ठो कोप्राइम नंबर बता दो, ए और बी का वैल्यू। 5।
4 5 ये 4 ले लिया और बी 5 ले लिया। अब मेरे को एक तो फाइंड करना है सिग्मा ऑफ ए बी और दूसरा मेरे को फाइंड करना है सिग्मा ऑफ ए टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ बी। अगर दोनों का वैल्यू सेम आया तो बोलेंगे कि इट इज मल्टीप्लिकेटिव, सेम नहीं आया तो बोलेंगे इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो ए बी सिग्मा ऑफ ई क्या हो जाएगा बेटा? 4 into 5 सिग्मा ऑफ आई थिंक 20। 20 अब 20 का डिवाइजर कौन कौन है सोचो? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। ठीक बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो जोड़ो इनको बेटा, कितना आ जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 42 42 + 20 42। So this is equal to 42। अच्छा, बाकी इनको भी फाइंड करते हैं। बताओ एक बार, अगर सिग्मा ऑफ ए देखेंगे, ठीक है, तो सिग्मा ऑफ ए का मतलब हो जाएगा सिग्मा ऑफ 4 इंटू सिग्मा ऑफ बी का मतलब हो जाएगा सिग्मा ऑफ 5। क्या आएगा बताओ? 4 में क्या क्या डिवाइजर होगा बोलो? 1 to 1 1 2 2 4। और 5 में क्या क्या होगा बेटा? 1 5 1 5। अच्छा, 6 और सिग्मा ऑफ 7 4 4 हो गया 7 4 का हो गया 7 और 5 का कितना हो जाएगा? सिग्मा 6 और 7 into 6 कितना आ रहा है? 42 42। तो ये दोनों एक्सप्रेशन अल्टीमेटली इक्वल आए या अनइक्वल आए? इक्वल। इक्वल है सर। तो यहाँ से क्या क्लेम करोगे? दे आर मल्टीप्लिकेटिव नॉट मल्टीप्लिकेटिव? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव। बस सिग्मा ई इंटू सिग्मा बी। ठीक है, तो देयरफॉर दे आर मल्टीप्लिकेटिव। एक बार और रिस्पॉन्ड करके बता दो, क्लियर है ना सब? हाँ या ना? हाँ सर। तो देयरफॉर सिग्मा इज मल्टीप्लिकेटिव। और एक आखिरी प्रोफाइल इससे रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में 10 नंबर। ऐसा भी आ सकता है, इट इज नाइदर एडिटिव नॉर मल्टीप्लिकेटिव। देखो आप लोग स्क्रीन पे सवाल, show that Pn is equal to number of primes less than equal to n, where n belongs to natural number, is neither additive nor multiplicative। ये additive भी नहीं है और multiplicative भी नहीं है। ठीक है, तो आओ इसको करें, दो पार्ट में करेंगे। पहले एडिटिव के लिए कर लेते हैं। टेक एनी टू कोप्राइम नंबर्स, बोलो। 5 7 5 and 7। ठीक है, b equal to 7। तो पहले p ऑफ ए भी फाइंड करो, फिर एक तो फाइंड करो आप पी ए प्लस पी बी, और दूसरा अपन फाइंड करेंगे पी ए इंटू पी बी। फील आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, अगर ये दोनों इक्वल होता तो हम बोलते कि ये एडिटिव है, और अगर ये दोनों इक्वल होता तो हम बोलते कि ये मल्टीप्लिकेटिव। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट एडिटिव, और अगर ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव। और एडिटिव भी नहीं होगा, मल्टीप्लिकेटिव भी नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि इट इज नीदर एडिटिव नॉर मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है। ओके, तो पी ऑफ ए बी आई थिंक हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 7, आई थिंक ये हो जाएगा पी ऑफ 35। अब पी ऑफ 35 को सोचो, 35 का मतलब 35 से छोटा प्राइम नंबर इमेजिन करो एक बार, क्या क्या होगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 19 23 9 29 31। 31। बस क्या? 30 हाँ बस। हाँ सर बस। गिनो एक बार कितना होगा? 10 10 आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 11 सर। 11 होगा। एक बार और क्रॉस चेक कर लो बेटा, कोई प्राइम नंबर छूट तो नहीं रहा ना पक्का? देखो 2 5 7 11 13 17 19 23 29 31। ठीक है, नेक्स्ट 37 आएगा, 35 से ज्यादा। ओके, तो आई थिंक 11 आया है। यस सर। ओके, अभी ध्यान से धीरे धीरे पी ऑफ ए यानी कि पी ऑफ कितना 5 और प्लस पी ऑफ बी यानी कि पी ऑफ कितना 7। तो पी ऑफ 5 अगर सोचोगे तो आई थिंक 2 आएगा, 2 और 3, और 5 खुद भी आएगा। इक्वल भी है ना? हाँ।
इक्वल तो 3 आ जाएगा इसका और p ऑफ 7 का वैल्यू 4 हो जाएगा शायद 4 आ जाएगा। p प्लस 4 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7। 7 तो सिंस PAB इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB तो देयरफॉर पक्का ये एडिटिव तो नहीं हो रहा, ठीक है। और वापस से PA का वैल्यू का मतलब वही हो गया P ऑफ 5 और PB का वैल्यू का मतलब हो गया P ऑफ 7। तो P ऑफ 5 का वैल्यू आई थिंक 3 हो गया और P ऑफ 7 का वैल्यू आई थिंक 4 हो गया। 4 3 कितना हो रहा है 12। तो दोनों आई थिंक इक्वल नहीं है और अगर ये इक्वल नहीं है तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा नीदर एडिटिव नॉर मल्टीप्लिकेटिव। नॉन मल्टीप्लिकेटिव, करेक्ट। तो मैं इसको मैं सर ये हर एग्जांपल के लिए होगा या फिर ये कोई यूनिक एग्जांपल है? नहीं, हर एक के लिए होगा। अगर ये नहीं है तो फिर किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर के लिए ना? हाँ, 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर के लिए फिलहाल, ठीक है। तो सिंस PAB is not equal to PA plus PB, therefore it is not additive, पहला बात। और दूसरा बात, since PAB is not equal to PA into PB, ठीक है, तो therefore it is not multiplicative। क्लियर है नहीं क्लियर है बताइए। क्लियर है सर। अल्टीमेटली इट इज नॉन मल्टीप्लिकेटिव। बताओ बेटा। क्लियर है सर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में हम लोग ने पढ़ा कि सिग्मा फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होता है ना, तो मतलब वो जनरल उसका प्रॉपर्टी है ना कि सारा सिग्मा फंक्शन ही मल्टीप्लिकेटिव होगा। सारा सिग्मा मतलब सिग्मा का तो एक ही डेफिनेशन है यार अपने पास में कि उससे छोटा मतलब पॉजिटिव। उसमें कोई भी एग्जांपल हम लोग डाले, जैसे अभी हमने 4 5 लिया। हाँ, आप कोई भी एग्जांपल डालो सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा सर मोबियस और मतलब यूलर्स बाकी का भी कुछ है क्या डायरेक्ट ऐसा? नहीं, उन सारे का मतलब सोचना थोड़ा मुश्किल है उन सारे के अंदर में। जिसका भी पार्ट वाइज डेफिनेशन है उसमें सोचना थोड़ा मुश्किल है। डिवाइजर फंक्शन का फिर भी आप ट्राई कर सकते हो एक बार, ठीक है, लेकिन मोबियस और यूलर का थोड़ा सोचना मुश्किल, इसीलिए वो सब नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो एक बार बताओ सब लोग कि ये एग्जांपल नंबर 10 समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो अल्टीमेटली बेटा यहाँ जाके हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग आप यूँ समझो कि मतलब लास्ट एग्जांपल था। यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग का होगा, मतलब चैप्टर नहीं मतलब ये वाला पार्ट होगा। अब वो क्वांटिफिकेशन ऑफ नंबर्स वाला जो पार्ट है वो सब करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। फिर तब आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अपन लोग नए पार्ट के साथ में स्टार्ट करेंगे, एलिगेशंस एंड मिक्सचर बोल के, ठीक है। चलो फिर तब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर।